Morning 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were left with only few of the boxes of our chapter number 6, water resources. We did talk about the importance of water resources, conservation, watershed management, rain water harvesting, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था. We were left with a few of the, you can say, case studies और कुछ उसके अलावा जो एक्ट्स हैं वो अपने को वाटर पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करने हैं. So now let us just quickly go through these so that we understand कि हाँ watershed management जो है वो really important होता है. They have given us one example on page number 67. This is about a village known as रालेगा सिद्धि, अहमदनगर में है ये, महाराष्ट्र में. अब ये जो विलेज है बहुत छोटा विलेज था डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर में, महाराष्ट्र में. ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया वाटरशेड डेवलपमेंट का पूरी अपनी इंडियन, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें. 1975 में एक्चुअली में क्या हुआ था कि यहाँ पे मतलब ये जो विलेज है टोटली मतलब गरीबी में था, सब गरीब थे. इलिसिट लिकर ट्रेड होता था, इलिसिट मतलब लीगल नहीं था, इलीगल लिकर ट्रेड होता था. और है ना पूरी मतलब जो ये विलेज थी उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी. ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल आए इस विलेज में, और इन्होंने जब देखा कि इस विलेज की जो कंडीशन है ये बहुत खराब है, ठीक है, तो ही देन काइंड ऑफ थॉट दैट समथिंग नीड्स टू बी डन. तो वो उस विलेज में सेटल हुए. उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया. उन्होंने विलेजर्स को समझाई बहुत सारी चीजें, फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है. जब हम वाटरशेड डेवलपमेंट का पूरा बनाने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट, तो हमें वॉलेंट्री लेबर चाहिएगा, हमें ओपन ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, हम जो ट्रीज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, ये हमें रोकनी चाहिए. लिकर प्रोहिबिशन बहुत जरूरी है बिकॉज वी ऑल नो इट इज अ वेरी बैड एडिक्शन है, एंड स्पेशली जब मेल जो सोसाइटी के या उस एरिया के जो टोटली इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, तो ऑब्वियसली क्या हो गया था, जो विलेज है उसकी हालत खराब हो गई थी. एंड इट वाज ऐसे लग रहा था डेवलपमेंट के बहुत कम चांसेस हैं, almost negligible. So he understood this. उसके बाद उन्होंने लोगों को समझाया कि अपने को विलेज को डेवलप करना है, वॉलेंट्री लेबर जरूरी है, ताकि हमें अगर हमें अपनी इस विलेज की डेवलपमेंट करनी है तो हमें बार बार गवर्नमेंट से हेल्प ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली हेल्प करेगी तभी हम लेबर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. पर अगर आप अपनी मर्जी से ही काम करने के लिए रेडी हो जाओगे तो हमारा जितना भी जो भी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसका कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है. एंड दिस पर्सन देन वी विल सी दैट जो विलेज के बाहर काम कर रहे थे ना, अब वो भी आने लग गए थे टू द डेवलपमेंट बाय कमिटिंग अ मंथ सैलरी एवरी ईयर. और मतलब उसके हिसाब से कि समवेयर कुछ उनको जो बाकी वाले हैं वो आके काम करने कर रहे थे आउटसाइड द विलेज, जो रहते थे दे वर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट बाय कमिटिंग अ मंथ सैलरी एवरी ईयर, मतलब हम एक मंथ की सैलरी दे देंगे. देन वर्क बिगैन विद द, सबसे पहले पर्कुलेशन टैंक बनाया. हमने देखा था पर्कुलेशन टैंक क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना ताकि जो वाटर है वो अंदर पेनिट्रेट हो जाए. 1975 में ये टैंक है, दिस कुड नॉट होल्ड वाटर. तो अब इसके आसपास क्या हुआ, एम्बार्कमेंट वॉक जो बनाई हुई थी ना चारों तरफ वॉल, वो लीक होने लग गई. पीपल ने अपने आप वॉलेंटरली इसको रिपेयर किया, जो पूरा एम्बैंकमेंट है. 7 वॉल्स बनाई गई थी बिफोर इट स्वेल्ड विथ वाटर इन समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिविंग मेमोरी ऑफ द पीपल. मतलब इतना अच्छा वहां पे वाटर का रिस्टोरेशन कलेक्शन हो गया था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि समर्स में अराउंड 7 वेल्स जो है बिलो दिस, मतलब क्योंकि इन्होंने ये जो पूरा हम बोलेंगे जो टैंक बनाया था, हमने देखा है पर्कुलेशन टैंक जो इन्होंने बनाया था, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण वेल्स जो है 7 वेल्स पूरी फिल हो गई थी बिफोर इट स्वेल्ड विथ वाटर समर में. पहली बार ऐसे हुआ है, जो भी पीपल वहां रह रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि समर्स में भी इतना पानी. तो इसके कारण लोग जो है उनका और बिलीफ बढ़ा इन हिम एंड हिज विजन्स. बेसिकली ये जो पर्सन है हु इज द रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ही वाज एक्चुअली मिस्टर अन्ना साहिब हजारे, ये थे. एंड देन इनके विजन्स और इनकी थॉट में लोगों का विश्वास होने लगा.
और इसीलिए और लोग मोटिवेटेड हुए। फिर एक यूथ ग्रुप बना जिनका नाम था तरुण मंडल, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। इन्होंने अब और अच्छी चीजें करने की कोशिश की सोसाइटी के बेसिस पे। बैन किया डाउरी सिस्टम को, दहेज प्रथा जो होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को स्टॉप करने की कोशिश की। लिकर डिस्टिलिंग यूनिट्स को हटाया गया। हमने देखा था इनकी प्रॉब्लम लिकर से रिलेटेड बहुत थी। और प्रोहिबिशन की नहीं बनेगा यहाँ पे, लिकर डिस्टिलेशन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप किया, ओपन ग्रेजिंग जो है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया और स्टॉल फीडिंग की गई। स्टॉल फीडिंग क्या होती है क्लास, एज यू मस्ट बी हैविंग सर्टेन आइडिया कि स्टॉल फीडिंग में क्या होता है। आप जनरली एक ही जगह पे क्या करते हो, एनिमल की फीडिंग का अरेंजमेंट भी करते हो और साथ में ही आप उनके रहने का भी वहीं पे इंतजाम करते हो, ठीक है। तो फीड एंड कीप एनिमल इन स्टॉल। एंड देन उसके बाद और क्या क्या चेंजेस किए इन्होंने, कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है जैसे कि शुगर केन, उनको बैन कर दिया गया क्योंकि वाटर का इनको अभी करना था डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। उसके बाद क्रॉप जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स और बाकी कुछ जो कैश क्रॉप्स है जिनको एक्चुअली में ग्रोथ के लिए वाटर कम चाहिए होता है, वो ग्रो करने के लिए लोगों को एनकरेज किया गया। और उसके बाद और डेवलपमेंट हुई। इलेक्शंस लोकल बॉडीज के अब रेगुलर बेसिस पे लोगों के कंसेंसस पे होने लग गए थे। कम्युनिटी लीडर्स बने थे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। न्याय पंचायत वाला सिस्टम जो सेटअप हो गया था। एंड सिंस देन नो केस हैज बीन रेफर्ड टू पुलिस। मतलब इतनी डेवलपमेंट हो गई। कहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, टोटल पॉवर्टी थी, इलिसिट लिकर ट्रेड थी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। और डेवलपमेंट क्या हुई, अराउंड 22 लाख की स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ओनली विलेजेस। जस्ट इमेजिन, सिर्फ विलेज के बेसिस पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि मतलब ना गवर्नमेंट से एज सच एड ली, ना और किसी से हेल्प ली। गवर्नमेंट के विलेज के रिसोर्सेज से इन्होंने वो स्कूल बनाया। डोनेशंस भी नहीं ली थी। और अगर बाई चांस ऐसा होता था पैसे की जरूरत होती तो एक बार बोरो कर लेते थे, वापस पे बैक कर देते। और अब यहाँ की जो विलेजेस है उनको बहुत एक फीलिंग ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट में बहुत प्राउड फील होता है दैट यस वी हैव डन एवरीथिंग ऑन आवर बेसिस। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो इनिशियली, चाहे वो पर्कुलेशन टैंक हो, चाहे जो भी डेवलपमेंट हो, अपने बेसिस पे जो इन्होंने किए। एंड विलेजर्स जो है अपने सेल्फ रिलायंस में प्राइड लेते थे। नया सिस्टम डेवलप हुआ, शेयरिंग लेबर का ग्रू आउट विद बेसिकली इन्फ्यूजन ऑफ प्राइड एंड वॉलंटरी स्पिरिट। जब भी जरूरत होती थी कुछ भी कंस्ट्रक्शन या ऐसा काम करने की, आगे आके वो लोग खुद काम करते हैं। पीपल एक दूसरे को एग्रीकल्चर ऑपरेशन में भी हेल्प करते हैं। लैंडलेस लेबर को काम मिल गया था। आज ये विलेज जो है इतनी डेवलप्ड है कि ये प्लान करें कि पास वाले विलेज से लैंड खरीदे फॉर मोर डेवलपमेंट। आज के टाइम पे अगर हम देखें वाटर एडिक्वेट है, एग्रीकल्चर फ्लरिश हो रहे हैं यहाँ पे थ्रू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। दो एक चीज है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स थोड़ा सा ज्यादा हो गया जिसको कम करने की जरूरत है। तो ये जितनी भी प्रोस्पेरिटी है यहाँ पे एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन टू कैरी ऑन द वर्क आफ्टर द लीडर ऑफ मूवमेंट who declared that the process of Ralegaon evolution to an ideal village will not stop. With changing times, people tend to evolve new ways. In future, Ralegaon might present a different model to the country. मतलब सिंपल टर्म्स में क्या बोल रहे हैं, विद टाइम जो रिक्वायरमेंट है, हमें नई नई चीजें लानी है, नई जनरेशन को नए आइडियाज लेके आने हैं जिससे कि जो करंट प्रॉब्लम आपके एरियाज में उसको आप सॉल्व कर सके। सो अब इसको अगर आप देखो, देयर आर 2 पिक्चर्स आल्सो गिवन इन योर बुक। इफ यू सी कि बिफोर जितना भी ये डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो वाटरशेड डेवलपमेंट है, कितना डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो प्रेजेंट डे डेवलपमेंट हुई है इस विलेज में। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी इन द पिक्चर एज वेल। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर इन्होंने दिखाई है अपने को, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि किस टाइप के चेंजेस आए हैं। ठीक है,
एंड जैसे इसमें लिखा है मिटिगेशन अप्रोच, मिटिगेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी जैसे कोई सीरियस चीज है, कोई वेरी यू कैन से पेनफुल काइंड ऑफ थिंग जो है, प्रॉब्लमैटिक, यू कैन से प्रॉब्लमैटिक नॉट पेनफुल, जैसे प्रॉब्लमैटिक यहाँ पे है, प्रॉब्लमैटिक चीज जो है उसको सॉल्व करनी है। तो ये विलेज पहले क्या सीन था इसका, and after that क्या सीन है, better it will be available if it is available in your book also. So this is a very good example to explain us कि कैसे people have worked together and bring into picture this watershed development, तो बहुत कुछ develop हो सकता है, and that too in positive terms. ठीक है, so with this हमने एक example पढ़ लिया है, case study पढ़ ली है about this village known as रालेगांव सिद्धि, जो है अहमदानगर महाराष्ट्र में। वी हैव दिस केस जहाँ पे एक लीडर के आने के बाद कितने सारे चेंजेस आए थे एंड द विलेज actually saw a lot of success. ठीक है, now we are left with this highlights of the national water policy 2002 और एक जल क्रांति अभियान है, ये भी हम लोग दोनों जो है जल्दी से कर लेते हैं। ओके, again important from 1 marks question. Highlight on India's national water policy. This is something also, certain points are stated, nothing as such to be मतलब explained in terms of कि कोई deeper meaning है, simple है कि क्या क्या इस जो policy है 2002 की उसके highlights क्या है। national water policy जो है 2002 की, इसमें water allocation priorities क्या है, यानी water हमें किस किस काम के लिए ज्यादा यूज करना है वो इस ऑर्डर में हम देखेंगे। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, फिर इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस। ठीक है, सारे अपने को पता है ड्रिंकिंग वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन जो है फॉर ऑब्वियसली क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर के लिए वाटर को यूज करना, नेविगेशन के लिए यूज करना फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, एंड इंडस्ट्रियल और बाकी यूजेस के लिए। तो ये जो पॉलिसी है ये कुछ प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ बात करती है वाटर मैनेजमेंट के, जिसके की फीचर्स है, सबसे पहला है कि इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट्स wherever there is no alternative source of drinking water. तो जब भी हम मल्टीपर्पज और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए उसमें ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, स्पेशली उन जगह पे वहां जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स नहीं है। सेकेंड आ जाते हैं प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, सबसे पहली चीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी। थर्ड आ जाता है मेजर शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हमें पता है ग्राउंड वाटर की हालत क्या हो रही है, लेवल रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे बिकॉज ऑफ ओवर यूज, तो हमें उसके यूज को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है, देखना है कि प्रॉपर यूज और कम यूज ऑफ दी ग्राउंड वाटर, ताकि उसकी लेवल भी जो है रिटेन हो जाए, वापस से अच्छे लेवल पे हमारा ग्राउंड वाटर आ जाए, तो उसकी लिमिट और रेगुलेट करनी है एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर। This was our third point, properly ground water को यूज करना है और उसको कंजर्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर जो है उनको मॉनिटर करना चाहिए उनकी क्वालिटी के लिए, कि उसमें कितने फॉरेन मटेरियल्स पॉल्यूटेंट्स है, उनको कैसे अपने को सही करना है। फेज प्रोग्राम, यानी अलग अलग फेजेस में प्रोग्राम हमें लेने हैं ताकि हम वाटर क्वालिटी जो है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अलग अलग फेजेस में प्रोग्राम्स अपने को लॉन्च करने और एग्जीक्यूट करने। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव, यानी हम जिस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर को उसको हमें इम्प्रूव करना है। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव। देन वी हैव अवेयरनेस ऑफ वाटर एज अ स्केर्स रिसोर्स, हमें ये समझना चाहिए अब वाटर जो है वो बहुत स्केर्स है, इस चीज को हमें सब तक पहुंचानी है और सबको इस चीज से अवेयर करवाना है, दैट दे शुड नो वाटर इज अ स्केर्स रिसोर्स, और हमें इसको अच्छी तरीके से यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन, कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। क्या मतलब है कि कंजर्वेशन करना है, ये चीज हमें प्रमोट करनी है, एजुकेट करो लोगों को, वाटर का यूज रेगुलेट करो, कंट्रोल्ड यूज करो। इंसेंटिव्स मतलब जो लोग कंजर्व करें उनको कुछ
पॉजिटिव चीजें दो, कुछ सब्सिडीज दो, कुछ फैसिलिटीज दो, और जो नहीं कर रहे हैं उनको डिसइंसेंटिव्स दो कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नेगेटिव ये इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको सब्सिडीज नहीं मिलेगी, आपको ये चीजें जो है सपोज फाइन देना पड़ेगा, ऐसी टाइप की चीजें। तो ये हाईलाइट्स है नेशनल वाटर पॉलिसी की, जिसमें वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज के बारे में बताया हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर है फर्स्ट, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल और बाकी यूजेस। अप्रोचेस कैसे यूज करनी है, मल्टीपर्पज और इरिगेशन, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की कमी है वहां या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनकी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि मेन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स फर्स्ट प्रायोरिटी है। लिमिट और रेगुलेट करना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को उनकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए, और प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए अलग अलग फेजेस में ताकि इम्प्रूव हो सके उनकी वाटर क्वालिटी। और जो यूटिलाइजेशन है, डाइवर्स यूज ऑफ वाटर, उसकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करना चाहिए, बेटर यूज होना चाहिए। वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है, ये लोगों तक अवेयर, उनको इंफॉर्मेशन देनी है इसकी, कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी है एजुकेशन और रेगुलेशन के थ्रू, और इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स के। ठीक है, मैंने बताया इंसेंटिव एक्स्ट्रा देना, डिसइंसेंटिव्स को उनको मना जैसे करना। ठीक है, लास्ट जो अपना बॉक्स दिया हुआ है, दिस इज द जल क्रांति अभियान 2015 एंड 16। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि वाटर इज अ रिसाइक्लेबल रिसोर्स, बट इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। रिसाइक्लेबल तो है पर कम हमारे पास अवेलेबल है। तो जो सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप है, क्योंकि तो डिमांड बहुत ज्यादा है वाटर की, सप्लाई यूजेबल वाटर फिट फॉर ह्यूमन बींग्स कम है, तो ये जो गैप है बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड, ये बढ़ता जा रहा है। ऊपर से क्लाइमेटिक चेंज आ रही है, हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम बैलेंस नहीं हो रहा, और जो प्रॉब्लम्स हो रही है बेसिकली इसके कारण वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है, वाटर और कम अवेलेबल है इन मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में एक यूनिक सिचुएशन है कि पॉपुलेशन बहुत हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है, इसीलिए पानी की डिमांड ज्यादा है, तो इसको तो मैनेज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वी कैन स्टॉप द काइंड ऑफ डिमांड फॉर वाटर, बेस्ट यूज कर सकते हैं, पर डिमांड इसीलिए है बिकॉज ऑफ हमें पता है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, और डोमेस्टिक यूज के लिए भी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जल क्रांति अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 एंड 16 विद एन एम टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी। तो एक अभियान लॉन्च किया गया था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2015-16 में, जिसका एम था कि हमें वाटर सिक्योरिटी के लिए काम करना है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर कंट्री में कितनी है, ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर पर्सन के हिसाब से बेसिकली कितना वाटर अवेलेबल है। हमें पता है पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया अलग अलग ट्रेडिशनल उन्होंने नॉलेज को अपनी प्रैक्टिस करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। हमने पढ़ा था कि कैसे राजस्थान में वी हैव दिस कुंड एंड तनखा, वी हैव इन अदर एरियाज की रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है इन ट्रेडिशनल वेज, लेक्स, पॉन्ड्स, स्टोरेज वाटर बॉडीज, इरिगेशन टैंक्स, और भी अलग अलग तरीके डिपेंडिंग अपॉन जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बेसिस पे वो मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं इंडिया में। तो जो जल क्रांति अभियान है इसका मेन एम है कि लोकल बॉडीज जो है उधर की लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करना है, एनजीओज को इन्वॉल्व करना है, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना है, ताकि हम ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके रिगार्डिंग द मेन ऑब्जेक्टिव। जो जल क्रांति अभियान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वी नो बेसिकली वाटर सिक्योरिटी करनी है थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो आप ठीक है नॉलेज अपनी जिस हिसाब से वाटर मैनेजमेंट कर रहे हो अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसके साथ हमें एम करना है लोकल बॉडीज को मिलाने का इस अभियान में, एनजीओज और कॉमन सिटीजन्स का भी, ताकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल। तो मेन जो एक्टिविटीज प्रपोज की गई है जल क्रांति अभियान में वो है सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस विलेज इन ईच 672 district of our country to create Jal Gram,
यानी हमें एक वाटर स्ट्रेस्ड विलेज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 670 डिस्ट्रिक्ट्स में से अपनी कंट्री के एक जल ग्राम बनाना है, ठीक है। और फिर हमें एक मॉडल आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है। Identification of model command area of 1000 hectares in different parts of our country, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, हर एरिया इंडिया में। नॉर्थ में भाई यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, साउथ में राजस्थान, गुजरात, वेस्ट में उड़ीसा ईस्ट और मेघालय नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इनको हमें आइडेंटिफाई करना है मॉडल के फॉर्म में, कमांड एरिया। फिर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, हमें स्टॉप करना पॉल्यूशन। वाटर कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल रिचार्ज पे फोकस करना है। रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ कंट्री, यानी पॉल्यूशन हमें हर वे में क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन यानी कि वी नीड टू वर्क फॉर द कंजर्वेशन, जिसमें हम यही देखेंगे कि जो पॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें टोटली स्टॉप करना है, ओके। तो उसके लिए वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री। मास अवेयरनेस हमें इसके लिए क्रिएट करनी है, और मास अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस इन स्कूल। उससे क्या लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी, मीडिया के थ्रू करो, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया हो गया हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फिर पोस्टर और ऐसे राइटिंग्स वगैरह, कॉम्पिटिशंस इन स्कूल जनरली होता ही है। फाइनली हम बोल सकते हैं ये जो जल क्रांति अभियान है, ये डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी। तो यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए जो भी हम काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क या जो, उससे वहां के लोगों को लाइवलीहुड भी मिलेगा, काम मिलेगा, तो फूड सिक्योरिटी मिलेगी। तो समवेयर डीलिंग विद द होल प्रॉब्लम ऑफ दोज एरियाज। So this is basically our Jal Kranti Abhiyan, where we are again working for the वाटर सिक्योरिटी एंड द वाटर कंजर्वेशन। और इसी में इंक्लूड हो जाता है कि इसके थ्रू हम लोगों को लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जब काम मिलेगा उनको कंस्ट्रक्शन वर्क और बाकी चीजों में, तो उनको लाइवलीहुड मिलेगी, इनकम मिलेगी, और अच्छे से वो लाइफ लीड कर पाएंगे, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द चैप्टर, ओके। वी हैव टुडे टॉक्ड अबाउट द यू कैन से, जो एक एग्जांपल पढ़ लिया था अबाउट वन ऑफ द विलेज, हमने हाइलाइट्स ऑफ इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 का कर लिया, हमने जल क्रांति अभियान भी कर लिया, ठीक है। एंड नाउ वी जस्ट हैव अ लुक एट दीज पिक्चर्स आल्सो, जो अपनी बुक में भी दी हुई है, तो अपनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हमने देखा है, ये देखो स्टोन वॉल्स है, यहाँ पे चेक डैम्स है टू स्टोर दी वाटर। सॉरी, दिस वाज बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट की, बहुत ज्यादा वाटर अगर आ जाता है तो यहाँ पे बीच में स्टोन वॉल्स है, जिससे एक बार वो स्पीड कम हो जाती है, देन चेक डैम्स है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स बना के यहाँ पे हमारा आ जाता है, देखो कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम बोल सकते हैं। रूफटॉप पे कलेक्ट हो रहा है, इस पाइप के थ्रू ब्रिक के फिल्टर से जा रहा है, और यहाँ पे सर्विस वेल में जा रहा है, ग्राउंड वाटर जो है उसका प्रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें वाटर जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो स्लोपिंग है, अगेन वाटर जो है पाइप के थ्रू, ये देखो स्लोपिंग के बाद ये आपको स्पेस दिख रही है, इस पे पानी कलेक्ट होकर इस पाइप के थ्रू सैंड फिल्टर में जाता है, कलेक्शन टैंक में जाके रिचार्ज वेल में चला जाता है। तो ये पिक्चर्स यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट की है, स्टोन वॉल के बाद चेक डैम्स के थ्रू कैसे कलेक्ट होता है, यहाँ पे कैसे लेक्स के फॉर्म में कलेक्ट होता है, यहाँ पे हम देखेंगे रूफटॉप कलेक्शन होता है रेन वाटर का, पाइप के थ्रू ऐसे मूव होता है, ब्रिक फिल्टर से सर्विस वेल में चला जाता है, तो वाटर लोगों के पास अवेलेबल हो जाता है, ग्राउंड वाटर का भी लेवल जो है अपराइज हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा। यहाँ पे स्लोपिंग स्लोप्स है, ये जगह है स्पेस जहाँ पे वाटर कलेक्ट होके पाइप के थ्रू सैंड फिल्टर में जाता है, कलेक्शन टैंक से नीचे चला जाता है रिचार्ज वेल, इससे भी ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश होगा और वाटर और अवेलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। So with this class we complete each and everything that is given in this chapter in our book. If you have any doubt relating to anything that we have covered,
Just do come back with your problems. We'll discuss and solve it. And class, we have done this chapter here, but please to understand one more important thing, that talking about chapter is obviously important, but जो हमने chapter पढ़ा है, इसको please understand कि how water is important in our daily life, और जो हमने पढ़ा है कि कैसे हमें conserve करना चाहिए, और हमेशा public awareness की बात की है, वो हमें कोशिश करनी चाहिए that on our part जितना हम कर सकते हैं for preservation of water conservation, और pollution कम करना अगर है तो कैसे reduce करना, conserve करना basically water. Most important, we understand how important water is and we try to conserve it. Okay, so let us all do a promise to ourselves that we play our part for the conservation of the water, okay, and understand importance of water and try to conserve it. So with this, we end the chapter. As I said, if you have any problem, just come back with your doubts after reading the chapter and we'll discuss and solve it. So this is it for today. Now we'll meet in the next.